कि पेशेंट हमारे साथ बहुत ज़्यादा बहस करते हैं जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं कि ये लाइन आपने टेढ़ी मेढ़ी रखी है। जो इनका खास सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, इनकी वैल्वुलर रिप्लेसमेंट हुई है तकरीबन 13-14 साल पहले AFIC में। और जब खून पतला लेने वाली मेडिसिन पेशेंट ले रहा हो तो हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत डिफ़िकल्ट और रिस्की होता है। वारफरिन ड्रग यूज़ कर रहे हैं जो कि बड़ी नाजुक, मैं समझता हूँ कि नाजुक इतनी नाजुक ड्रग है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में, यूरोप में, इंग्लैंड, अमेरिका में जो वारफरिन यूज़ कर रहा है उसके गले में हर वक्त एक कार्ड पड़ा होता है कि बी अवेयर, ये पेशेंट वारफरिन पे है। तो ये काम सर्जन का, जब किसी भी मेडिकल सेंटर में जहाँ हेयर ट्रांसप्लांट होता है वहाँ पे सर्जन का होना इसलिए ज़रूरी है कि वो पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री ले और हिस्ट्री में अगर ऐसा कोई वाइटल पॉइंट निकलता है तो फिर उसको अपनी निगाह में रखे और निगाह में रखने के बाद ड्यूरिंग द प्रोसीजर और पोस्ट ऑपरेटिवली, अर्ली पोस्ट ऑपरेटिवली, अभी जैसे लॉन्ग टर्म अभी आज हमने इनका PRP करना है तो हमें फिर ख्याल रखना पड़ेगा कि ये वारफरिन ले रहे हैं, उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। ये हमारे पेशेंट हैं, इनका हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है तकरीबन 8-9 महीने पहले। नाम इनका रहमतुल्लाह है और बिलोंग ये कोयटा से करते हैं। इनके बारे में ख़ास बात, दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो हेयर लाइन के पेशेंट हमारे साथ बहुत ज़्यादा बहस करते हैं जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं कि ये लाइन आपने टेढ़ी मेढ़ी रखी है। तो टेढ़ी मेढ़ी रखने में ही नेचुरल लुक आती है अब इनकी हेयर। और दूसरी बात यह है कि हेयर लाइन जब बाल बड़े होते हैं 8-9 महीने, साल के बाद, तो बिल्कुल छुप जाती है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस इतनी रहती नहीं है। लेकिन ये देखें ज़रा सी एरेटिक है तो बड़ी नेचुरल लुक देती है। अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है एक जैसी, वो तो आर्टिफिशियल लगती है कि किसी ने रख के बनाई है, दूर से पता चल जाता है कि इसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। इनको आज प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि उन केसेस, उन पेशेंट्स को हाईलाइट करना जिनका कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम हो, लाइक डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, कोई एलर्जीज़ हो या कोई और ऐसी बीमारी या मेडिकेशन यूज़ कर रहे हो जिसका हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर से ताल्लुक़ हो। अब हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में ब्लीडिंग एक बहुत बड़ा वो कह दें कि इशू है और उसको कंट्रोल करना डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि पेशेंट की ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ना हो, क्योंकि बाद में वो हेयर ट्रांसप्लांट के बालों की एक्सेप्टेंस में भी और ग्राफ्ट की एक्सेप्ट होने में भी रोल प्ले करती है। अब इस केस में जो इनका ख़ास सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, इनकी वैल्वुलर रिप्लेसमेंट हुई है तकरीबन 13-14 साल पहले AFIC में। इनका माइट्रल वेल्व का प्रोलैप्स था और उस प्रोलैप्स की वजह से इनको प्रोस्थेटिक वेल्व डाला गया है। अब ये प्रोस्थेटिक वेल्व्स दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल टिश्यू के बने होते हैं, एक मेटालिक होते हैं। तो वो सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिलेक्ट करे कि किस पेशेंट में क्या डालना है। इनके अंदर मेटालिक वेल्व डाला हुआ है और मेटालिक वेल्व वाले को फिर लाइफ लॉन्ग एक ड्रग होती है वारफरिन जिसको कहते हैं, वो खून को पतला करने के लिए लेनी पड़ती है। और जब खून पतला लेने वाली मेडिसिन पेशेंट ले रहा हो तो हेयर ट्रांसप्लांट करना बहुत डिफ़िकल्ट और रिस्की होता है। इनका बहरहाल हमने सक्सेसफुली किया, उस वक्त ब्लीडिंग नहीं होने दी। थोड़ा सा हमारा ये पेशेंट को मैं इनके मुँह पे कहूँगा ये नॉन कोऑपरेटिव रहे हैं हमारे साथ, हमारी बात का ध्यान नहीं देते थे। फिर इनका बिज़नेस ऐसा था, बिलोंग ये कोयटा से करते थे, बिज़नेस इनका पिंडी इस्लामाबाद में था, तो फ्रीक्वेंटली विज़िट हमारे पास इन्होंने पोस्ट ऑपरेटिव ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी हमने टेलीफोनिकली या इनको 1-2 बार बुला के इनका अच्छी तरह कंट्रोल किया। 8-9 महीने के बाद रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। और इसमें जो चीज़ हाईलाइट करनी या स्ट्रेस करनी वो ये है कि जो सेंटर्स वाले हमारे भाई जहाँ पे डॉक्टर्स खाली उन्होंने नेम लगाए हुए हैं, डिग्रीज लटकाई हुई हैं और वो फिज़िकली मौजूद नहीं होती, उनको ख्याल करना चाहिए कि इस तरह का पेशेंट जब आ जाता है तो उसके लिए अगर आपको अंडरलाइन कंडीशन पता ना हो या आपके पास सर्जन मौजूद ना हो तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो ऐसे केसेस में यहीं पे डिफरेंस आ जाता है उन सेंटर्स का जहाँ पे प्रॉपर सर्जन्स जो होते हैं। हालांकि प्रैक्टिकली सर्जन्स का उतना ज़्यादा रोल हेयर ट्रांसप्लांट में नहीं है जितना कि बाकी ऑपरेशंस में है। यहाँ डेडिकेटेड, ट्रेंड और क्वालिफाइड स्टाफ, असिस्टिंग जो स्टाफ होता है उस पर बहुत सारा काम डिपेंड करता है और उनकी मेहनत पे और सारा जो उनकी अर्करेजी होती है उससे बहुत सारे रिजल्ट हमारे मैटर करते हैं। लेकिन सर्जन का रोल यहीं पे आता है जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग कोई अंडरलाइन कंडीशन हो उसको डिग आउट करके निकाले और उसके बाद उसका हल निकाले और सक्सेसफुली जिस तरह के रिजल्ट्स आपके रहमतुल्लाह साहब के आपके सामने।